द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। हम लोग जो उत्तर प्रदेश सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला शुरू किए हैं उसका अगला प्रैक्टिस सेट ये आप लोग के लिए लेकर उपस्थित हो गए हैं। इसमें भी हम लोग 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और आप लोग भी हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहेंगे जो भी आंसर सही होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम लोग लगाते हैं। पहला प्रश्न लेने से पहले ये हिंदी का है, इसमें एक और दो क्वेश्चन जो है यानी पहला दूसरा क्वेश्चन जो है ये पद्यांश से लिया गया है। इसको आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ना है, उसके बाद नीचे चलते रहना है। ये पेज उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, आगे पेज पे चलते हैं और इसको भी आराम से पढ़ेंगे वीडियो को रोक कर। अगर थोड़ा तेज़ है वीडियो तो उम्मीद है पढ़ लिए हैं। पढ़ते हैं अगले पेज पर, ठीक। चलिए ये भी पढ़ लीजिएगा और उम्मीद है कि यहाँ पे ये सारे समाप्त हो गए हैं क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रक्तिम श्रृंगार का अर्थ क्या है? चलिए बताइए फटाफट आंसर। रक्तिम श्रृंगार का आंसर क्या है? यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना ही रक्तिम समूह का अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं और दूसरे प्रश्न में जो पद्यांश था इसमें रस कौन सा है? मतलब ये जो पंक्ति हम लोग पढ़े कविता उसमें वो किस रस से संबंधित था? मैत्री रस, भक्ति रस, वीर रस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो वीर रस से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये ग्रामर से लिया गया। यहाँ पे निश्चयवाचक जो वाक्य है उसका चयन करना है। निश्चयवाचक का मतलब है जैसे यह वह जो शब्द होते हैं ये तो निश्चयवाचक शब्द ही, लेकिन यहाँ पे वाक्य कौन सा है? देखिए यहाँ पे पहला ही वाक्य अगर देख रहे होंगे आप लोग तो वह कहाँ चला गया। ठीक। अगला वाक्य है आपका कृपया दरवाज़ा खोलिए, मैंने सब काम कर लिया। यहाँ पे ये निश्चय है कि मैंने सब काम कर लिया, निश्चय हो गया। ठीक। तो ये निश्चयवाचक का जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे शब्द जो है यह हुआ तो होता ही, लेकिन सबसे कोई मतलब यहाँ वाक्य पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि वाक्य में जो समता मूलक चिन्ह होता है उसका प्रयोग किसमें हुआ है? क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग को शायद दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा वीडियो का क्वालिटी आप लोग उच्च कर लीजिए, स्पष्ट दिखने लगेगा। कक्षा में 70% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास होंगे। हमारी हिंदी की अध्यापिका डॉक्टर ललित वत्स हैं। जो सबकी भलाई करे वो बराबर उसका बराबर वो मतलब उसको क्या कहते हैं? बराबर परोपकारी के होता है। या माता पिता दिन रात ये एक समान है, ये पर कह सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो सबकी भलाई करे उसको परोपकारी कहते हैं, तो यही इसका सही है। और यहाँ पे समता मूलक का बात भी किया गया था तो ये बराबर का चिन्ह लगा भी है, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। चलिए इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो यहाँ पे है कि कौन सा शब्द जलना क्रिया की जो है भाववाचक संज्ञा है? जलास है, जलन है, जलाना है, जलवाना है। तो भाववाचक के बारे में बताना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, गलत हो जाएगा। जलना का भाववाचक क्या होगा? तो जलना का भाववाचक क्या होगा? जलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। चलिए और इसी के साथ अगला प्रश्न है साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो ये गुणवाचक, सप्ताह से साप्ताहिक बन गया है, तो ऑप्शन नंबर पहला गुणवाचक ये उदाहरण हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है और अगला प्रश्न है कि वाक्य में आकर्मक क्रिया कौन सा है? आकर्मक क्रिया का सेंटेंस कौन सा है ये बताना है। रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है या फिर माँ स्वेटर बुनती है। ये सभी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा तो मैंने ऑप्शन को पढ़ दिया है। चलिए आप कमेंट करके बताइए आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, श्याम हंसता है, ये आपका आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह शब्द जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर
अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक अगर दिया होता तो निश्चयवाचक बट सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे निश्चयवाचक तो है नहीं, तो इसलिए यह जो सही हो जाएगा वो आंसर सही होगा आपका पहला। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही होगा। ये वह जो है, ये सर्वनाम वह जो शब्द है, ये सेंटेंस से हम लोग पहचानेंगे। तो यहाँ देखिए, वह स्वतः ही जान जाएगा, यानी कि यहाँ पे पुरुष के लिए बात किया गया है। अगर यहाँ पे यही लिखा होता कि वह स्वतः ही जान जाएगी, तो ये पुरुष के लिए नहीं होता। अच्छा एक मिनट, हाँ पुरुषों के लिए तब भी ये होता, ठीक है, क्योंकि यही सर्वनाम ही होता है, इसमें ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये शब्द केवल पूछा होता, शब्द ये वाक्य किस प्रकार का है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, कौन सा स्वर जो है दीर्घ है, यानी कि बड़ा स्वर है। तो वैसे दीर्घ स्वर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो जिनमें दो मात्राओं का बोलने का समय लगता है, यानी कि दो मात्राओं के बोलने का समय जिसमें लगता है उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक। तो इसमें किसमें लगा है, तो यहाँ पे जो लघु स्वर के अंतर्गत आएंगे वो आ आएगा, ई आएगा, वो आएगा और री भी आता है, बट ये ए जो है ये दीर्घ स्वर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, ए राकेश, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो संबोधन ही तो किया जा रहा है, राकेश को बुलाने के लिए संबोधन, ए राकेश यहाँ, यानी कि ये संबोधन किया जा रहा है, तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी संबोधन कारक का ये उदाहरण है, ठीक। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, अंगीठी का तत्सम रूप बताना है। चलिए आंसर के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग अंगीठी का तत्सम रूप बताना है। ये तद्भव रूप है अंगीठी का, और इसका तत्सम रूप जो होगा वो अग्निष्ठानिका हो जाएगा, अग्नाष्टिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। इसको हम लोग अग्निष्ठिका भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लिखने का जो है ये एरर है, बट ऑप्शन नंबर यही जो है सही होगा। क्लियर। चलिए, इसका तात्पर्य चूल्हे से मिट्टी या लोहे से जो चूल्हे बनते हैं उसके पात्र को ही अग्निष्ठिका कहा जाता है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे क्वेश्चन तो सही है होगा, लेकिन ये त्रुटि है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन और कोई भी सही नहीं होगा, ठीक। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अच्छा इसका शुद्धि रूप अगर हम बात करते हैं, लिख देते हैं, नहीं है तो आप लोग जो है प्रॉब्लम में ही रहेंगे कि सर गलत बताते हैं, कमेंट भी आप लोग का आता है। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक। तो अब उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, देख लीजिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि सम्मुख में जो उपसर्ग है वो किस प्रकार का उपसर्ग है सम्मुख में। तो यहाँ पे सम लगा है, मुख में क्या लगा है, सम लगा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें कहा गया है कि भाई किताब पढ़ता है, वाक्य में कर्मवाच्य का रूप कौन सा है, यानी कि इसको कर्मवाच्य अगर बनाना है, भाई किताब पढ़ता है, तो कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाई से किताब पढ़ी जाती है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यथा रुचि में समास कौन सा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अव्ययी भाव समास है यथा रुचि में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। एक बात और ध्यान दीजिए, जहाँ पे प्रति लगा हो, जहाँ पे अनुसार लगा हो, जहाँ पे अनु लगा हो, जहाँ पे प्रति लगा हो, जहाँ पे आ लगा हो, जहाँ पे यथा लगा हो, ये सब अगर आगे आ जाते हैं तो वो सारे शब्द क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, उधो जोग जोग हम नाही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उधो जोग जोग हम नाही में आपको अलंकार बताना है, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। तो हम हमेशा बताते आए हैं कि जब वर्णों का आवृत्ति हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है, लेकिन जब भी शब्दों का अलंकार हो, यानी कि उपमेय से उपमान की तुलना की जाए, तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाता है।
तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, चलिए बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। अच्छा, एक मिनट। यहाँ पे एक ही शब्द से अधिक बार आए हैं, यानी कि शब्दों का रिपीटेशन हुआ, तो यहाँ पे अयमक अलंकार हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, कनक कनक ते सौगुना माँ रखता अधिकार, जो ई खाए बोरा जग में जो पाए बोरा। उस प्रकार से जहाँ पे कनक कनक जोड़ा था, यहाँ पे जोग जोग जोड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे यमक अलंकार का यह उदाहरण है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसके लिए एक शब्द कौन सा है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है उसके लिए एक शब्द जो है वो अध्यूड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दरिद्र। दारिद्र्य का शब्द कौन सा है। यश है, संपत्ति है, वैभव है, कौशल है। तो वैभव का तात्पर्य है धन दौलत ऐश्वर्य संपदा समृद्धि सभी से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैभव बिल्कुल सही है। ये इसका जो है पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे पर्याय ही पूछा गया था। और इसी का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे एक पंक्ति लिखी गई है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुँह दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कही बल की बेनी, जो है जो है लाबी मोटी। तो इस रस, इसमें कौन सा रस है ये बताना है। तो यहाँ पे एक पंक्ति आप लोग पढ़ लिए हैं, रस पे चलते हैं। तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस है, वात्सल रस है, वियोग रस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वैसे बात करते हैं, देखते हैं अगर, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वात्सल रस का उदाहरण मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जी यानी कन्हैया जी अपने माँ से कह रहे हैं, तो दुलार लाड दुलार उनकी माँ कह रही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, वात्सल रस का ये उदाहरण होगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है। तो बी बिल्कुल सही, धर्मवीर भारती ठंडा लोहा की रचनाकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, पंक्ति में किस प्रकार किसकी पंक्ति है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। सुमित्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, निर्जला जैन, इंदु जैन। क्वेश्चन अच्छा है और ये महादेवी वर्मा का पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इनकी रचना की यानी कृति की बात करते हैं तो निहार है, रसिम है, नीरजा है, सांध्यगीत है, यामा है, दीपशिखा है। ये सारे पूछे जा सकते हैं कि ये जो है यामा दीपशिखा ये किसकी रचना है, इस प्रकार से। तो याद रखिएगा ये सारे महादेवी वर्मा की हैं। क्लियर, चलिए उम्मीद है कि सारे समझ में आ गया है हिंदू का पोर्शन। अब हम लोग इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे और इंग्लिश का यहाँ पे ये जो है पोएट्री लिखी गई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप लोग जब क्वालिटी बढ़ाएंगे तो अच्छे से दिखने लगेगा। क्वेश्चन भी आपका दिख रहा है यहाँ पे, 21 नंबर का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ परकॉन्सेप्शंस। तो इसका सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, असम्पशन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, इसका सिनोनिम यही है। और यहाँ पे सुइटेबल कंजक्शन को हमें भरना है, कौन सा सही कंजक्शन यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे बी इफ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 23 नंबर का, फर्स्ट ऑप्शन प्रेडिकेट है ये। यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस जो लिखा गया है ये प्रेडिकेट है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें भी आपको जो है करेक्ट प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इन फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा ये बताना है। माफ़ कीजिए, करेक्ट प्रोनाउन कौन सा है ये बताना है। 24 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे ही फिल किया जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ही आएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन अप्रोच आर्टिकल। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। द बिजनेस मैन्स यर्न ₹10,000 पर मंथ। और अच्छे, तो यहाँ भी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे ए भरा जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है,
यहाँ पे पैराग्राफ्स लिखे गया है, यानी कि यहाँ पे पैसेज लिखा गया है और इस इंग्लिश के पैसेज को कम्प्रीहेंशन को पढ़ेंगे। और इसके साथ यहाँ पे उम्मीद है पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोककर आराम से पढ़िएगा। दूसरा पेज पे हम लोग चलते हैं। दूसरा पेज भी यहाँ पे दिया गया है, इसको भी पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, उम्मीद है पढ़ लिए हैं। यहाँ पे आपको जो ये 26 नंबर का क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और बताइए कौन सा सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, राइट द फेमिनिन फॉर्म। बैचलर का फेमिनिन फॉर्म क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, स्पिन स्टार बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे खाली स्पेस में क्या भरा जाएगा? क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। आई रिसीव्ड हिज मैसेज, उसके बाद फिर स्पेस है 8 o'clock, उसके बाद फिर स्पेस है द मॉर्निंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो भरा जाएगा बी भर दिया जाएगा। यहाँ पहले वाले में 8 हो जाएगा और दूसरे वाले में इन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है, विच सेंटेंस इज करेक्ट, यानी कौन सा सेंटेंस सही है ये बताना है। बी बिल्कुल सही, द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है और ये इंग्लिश का आखिरी प्रश्न है। इसमें आप लोग को जो सबसे सुइटेबल लगे इसके लिए, इस सब सेंटेंस के लिए वो कौन सा है, जिसमें एक शब्द मतलब कह सकते हैं, अ पर्सन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड की बात किया गया है। इसके लिए सही शब्द जो होगा वो आपका फिजूल की खर्ची जो होते हैं या खर्चीले जो होते हैं उसके लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा सी बिल्कुल सही होगा। एक्स्ट्रा वेगेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका है संस्कृत का। संस्कृत के केवल ऑप्शन को हम बताएंगे कौन सा सही है, आप लोग मिलान करते चलिएगा। चलिए, यहाँ 31 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया होगा। मालिनी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, माधवा का पर्यायवाचक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 33 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नमातु बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, ठ का उच्चारण स्थान पंचमा जो ये स्पर्शी व्यंजन के या अंतर्गत आने वाले अक्षर हैं, तो इसके लाइन यानी कि इसकी पूरी टा ठा डा ढा लाइन जो आती है वो आपका कौन सा है? तो वो मूर्धा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, इस पंक्ति में इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, यहाँ पे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आकाशात है, इसमें कौन सी विभक्ति है? बहुत अच्छे, तो कमेंट करके आप लोग आंसर देते रहे भाई। यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, पंचमी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, पितृतुल्य पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पे बी बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद करिए। उज्ज्वल में उत प्लस जल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही आपका, एक मिनट, उद प्लस जल नहीं होगा, उत प्लस जल होना चाहिए। ठीक, एक मिनट। अच्छा, ये संस्कृत का है, तो ये संस्कृत के क्वेश्चन हम लोग हिंदी में चले गए थे। यहाँ पे उद प्लस ज्वाला हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन सही होगा। ठीक, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी, हम समझे हिंदी का है। नेक्स्ट प्रश्न में है, संकल्प पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 38 नंबर में ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 39 नंबर में यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन सम हो जाएगा। सम प्लस कल्प बराबर संकल्प हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पे ये जो पैसेज लिखा गया है संस्कृत का, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नीचे दिया गया है, उसके क्वेश्चन को आंसर बताना है। पूरा काले भारतवर्ष का प्रथा प्रचलता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी बिल्कुल सही होगा।
यौतुक प्रथा बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ विज्ञान का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे बार कोड स्कैनर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे किसके द्वारा नहीं है, बार कोड स्कैनर का आविष्कार कब हुआ था? तो यहाँ पे 1974, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है? पृथक्करण कहा जाता है, उलटना कहा जाता है, या फिर प्रसार कहा जाता है, या परावर्तन कहा जाता है? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, उसको प्रसार कहा जाता है। ठीक, जब अलग अलग वो बढ़ जाता है तो उसको प्रसार कहते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट है, आँख की बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? आइरिस, स्क्लेरा, रेटिना, या फिर कार्निया? वैसे बात करते हैं कार्निया की, तो आँख में जो दान किया जाता है वो कार्निया को दान किया जाता है। एक मिनट, कार्निया को दान किया जाता है, लेकिन ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे वो स्क्लेरा सही हो जाएगा। सफ़ेद जो आंखों की रक्षा करता है, हमारी काली काली बीच में एक काली है, उसके बाद किनारे जो सफ़ेद सफ़ेद होती है उसको स्क्लेरा कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर? चलिए, और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है या कहाँ से होता है, किसके द्वारा? ये सारे इजी प्रश्न हैं, थोड़ा फटाफट आंसर देते रहिए आप लोग। तो अमीनो अम्ल के प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। ठीक, 20 अमीनो अम्ल बराबर एक प्रोटीन की, माफ़ कीजिए, 20 प्रोटीन या को तोड़कर एक अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। बिल्कुल सही है, याद रख लीजिएगा। यहाँ से आपका ये 2 क्वेश्चन आपका वैसे ही बन गया। यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें कितने समूह होते हैं? 18 समूह होते हैं। और आवर्त की बात करते हैं तो कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। उसमें उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा, जो सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसकी संख्या कितनी है? 22 है। जैसे इसके अंतर्गत जो आएंगे उसमें टाइटेनियम भी स्थित होगा। ठीक, और इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 22 है। अच्छा, ये परमाणु क्रमांक है, ये यहाँ पे परमाणु संख्या पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक की खोज जो किया गया है वो बर्जेलियस के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इनका पूरा नाम जॉन जैकब बर्जेलियस है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1835 में, 1835 में इन्होंने ही उत्प्रेरक की खोज की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ साथ इसी के अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे सी बिल्कुल पॉलीटेट्रा क्लोरोइथिलीन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है? तो गुर्दे की पथरी जो बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो है बनी होती है। और ये टमाटर, बैगन, इन सब में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट, और ये इसका सूत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा, CaC2O4। क्लियर? बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे कौन सी बात है जो आवृतबीजी के बारे में सच नहीं है? यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रमुख चरण जिसको हम लोग गेमिटोफाइट्स कहते हैं, यही होता है इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस एक को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों द्वारा उत्सर्जित यानी अवशिष्ट पदार्थ हैं? यहाँ पे सी बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न गणित का है। गणित के क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, सभी को मालूम है, और इसको हम लोग स्किप करेंगे। ये हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सर्च करके फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद वहाँ पे इसके 150 क्वेश्चन का आप लोग PDF लोड करके इसकी क्वेश्चन को वहाँ से लगा सकते हैं। और नहीं लगाना चाहते हैं तो हमारे ही YouTube चैनल पर इसकी क्लासें 1 या 2 दिन में चालू हो जाएंगी। तो इसके जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे उसका वीडियो आपको अलग से देख सकते हैं, वहाँ से जा कर के वो डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा।
तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले पोर्शन पे चलते हैं। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के पोर्शन को लेते हैं यहाँ पे। इसका पहला प्रश्न है कि भारत की जो आकस्मिकता निधि का संरक्षक है वो कौन है? प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति हैं, वित्त मंत्री हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आंसर कौन सा सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति हैं। ये अनुच्छेद जो है 267 सांसद की निधि जो कि आपातकाल के प्रयोग में की जा सकती है उसके लिए ये अधिकार देता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राष्ट्रपति सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा वाले स्तर वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे सी बिल्कुल समवर्षा रेखीय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है? यहाँ पे सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी, जिसको CST के नाम से भी जानते हैं, मुंबई में ये स्थित है। और स्टेशन को प्रारंभ में विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता था। और इसका निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण 1887 ईस्वी में किया गया था। इसके डिजाइन फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस ने किया था और 1996 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया, यानी कि छत्रपति शिवाजी जब नाम कर दिया गया तो 1996 में। क्लियर, ध्यान रखिएगा। पहले इसका क्या नाम था? विक्टोरिया टर्मिनल था। उम्मीद है सारे समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ साथ इसका अन्य नाम 2017 में भी इसका जो है नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कर दिया। पहले इसका नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनल था 1887 में। उसके बाद 1996 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया। 2017 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो गया है, ध्यान रखिएगा। 2004 में जो है इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। बहुत अच्छे, सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी का जो, एक मिनट, क्या है ये? जर्मनी का बीमार लिखा है, ये गलत लिखा है, वीमर है वही। ठीक, क्या है? जर्मनी का वीमर जो गणतंत्र है वहाँ से लिखा गया है। ये बीमार गलत है। ठीक है, बीमार नहीं होता है, बीमर होता है। बीमर गणतंत्र के संविधान से लिया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352 है, 356 है और 360 है। इसी के अंतर्गत सभी आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे अकबर के शासनकाल में कौन सेनापति उनका था? यहाँ पे मीर बख्शी इनका था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मीर बख्शी सेनापति को कहा जाता था, ठीक, इनके शासनकाल में। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसने गोरिल्ला युद्ध की तरीकों की शुरुआत की थी? बाबर, अकबर, शिवाजी या फिर बाजीराव पेशवा? चलिए आंसर बताइए फटाफट। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। शिवाजी ने ही गोरिल्ला युद्ध में जो ये तकनीकी थी, इसको तरीका था, इसकी शुरुआत की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, मोती मस्जिद विश्व विरासत स्थलों में से किसमें स्थित है? यानी किस विश्व विरासत के अंतर्गत मोती मस्जिद स्थित है, ये बताना है। तो ये लाल किला जो परिसर है उसमें स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन से देश सर्वोच्च शक्ति का एक हिस्सा था? बहुत अच्छे, तो यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो यहाँ पे हंगरी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये द्वितीय विश्व युद्ध में दो पक्ष थे, जिसमें मित्र पक्ष की बात करते हैं तो वो देश थे जिनमें ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, सोवियत संघ था तथा चीन के साथ दिया था इन्होंने। और इसमें अक्ष शक्ति की बात करते हैं तो वो देश आते हैं जिनमें जर्मनी, जापान एक साथ में इसमें थे और हंगरी ने अक्ष शक्तियों का साथ दिया था।
क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जो है अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो मान सिंह प्रथम थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में कितनी है? यहाँ पे 31 सीटों की संख्या है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उत्तर प्रदेश 2050 में से पहले इसका नाम जो हुआ करता था वो संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और इसमें लोकसभा एलसी यानी लोकसभा की जो सीटें हैं उसकी संख्या 80 है, और वहीं पे राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 31 हैं, और लोकसभा इसको कर लीजिए भाई, विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पे 404 है। क्लियर। और वैसे 403 माना जाता है, 404 लिखते हैं एक चीज, ठीक। और विधान परिषद की बात करते हैं तो 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। सारा टॉपिक आपको क्लियर कर दिया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि शिक्षण कौशल से लिया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष कौन से हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया के वैसे पक्ष की बात करते हैं तो शिक्षार्थी भी सही है, शिक्षक भी सही है, और पाठ्य वस्तु भी सही है। यानी कि जब शिक्षक होगा तो शिक्षक जो होगा वो शिक्षार्थी को पढ़ाएगा, और पढ़ाएगा क्या? पाठ्य पुस्तक पढ़ाएगा यानी पाठ्य वस्तु पढ़ाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ये सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के सही उत्तर नहीं देती है। एक मिनट, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तब क्वेश्चन के आंसर आप लोग बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, उम्मीद है कि सारा दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक शिक्षक अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन अच्छा है और ये हमेशा पॉजिटिव, ये जो है पॉजिटिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वो जो है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन की सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, मूल्यांकन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये त्रिकोण का भाग नहीं है, मूल्यांकन की बात करते हैं तो। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें समान वायुवर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उनमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी यानी त्रुटि जो है दृष्टिगोचर होती है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, पिछड़े बालक कहते हैं, अपवादी बालक कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उनको पिछड़ा बालक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर क्या है ये बताना है। अध्यापन पद्धति में अंतर है, क्षेत्र में, कार्य में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर बताना है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 85, उसके बाद ABCD जो भी होगा उस प्रकार से लिख दीजिएगा। ऐसे लिखेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्र बिल्कुल सही है, ये क्षेत्र में अंतर होता है इनके। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है कि सारे समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यावसायिक कौशल सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो यहाँ पे भी बिल्कुल प्रदर्शन विधि है। जब उसको आप लोग दिखा के कोई भी काम करवाएंगे तो वहाँ पे सबसे सही रहेगा। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगला प्रश्न है, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, दूसरों की परेशानियों को समझता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या होता है? सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन ही बिल्कुल इसकी शब्दावली का तात्पर्य होता है। जो भी व्यापक मूल्यांकन हो या व्यापक मूल्यांकन शब्दावली हो, माफ कीजिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चाहे हो चाहे व्यापक मूल्यांकन का अर्थ हो, ये इसका सही अर्थ है, यानी कि सही तात्पर्य यही है। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इसमें लिखा गया है कि एक कक्षा में बच्चों में जो भाषा कौशल का विकास होता है वो किस क्रम में होना चाहिए? एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं, याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। सु बो फल।
इसको रट लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कभी नहीं गलत होगा। सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ला से लिखना। मिलान कर लीजिए कौन सा सही है, देख लीजिए। चलिए बताइए कौन सा सही है। तो पहला ही देख रहे हैं, पहला सही है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपल याद कर लीजिए, सुबोपल याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं भी लिख कर रख लीजिए, ऑप्शन कभी नहीं गलत होगा। यही जो है आपका शिक्षण कौशल या भाषा कौशल का सबसे सही, माफ कीजिए भाषा कौशल, शिक्षण कौशल कह रहे हैं, भाषा कौशल का सबसे सही तरीका यही है, पूछा भी जाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, एक मेधावी छात्र, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं उसके बाद ऑप्शन को देखा जाए, सही रहेगा। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मेधावी छात्र है लेकिन वो बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा अध्ययन में। शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, अब ऑप्शन को देखते हैं तो सही रहेगा। उसके अभिभावक से कहना कि वह उसे स्कूल से निकाल लें, या फिर उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता करना, बेहतर प्रदर्शन की प्रतीक्षा करना, प्रतिज्ञा लिखा है, प्रतीक्षा यहाँ होना चाहिए। अगला है उसे परीक्षा में कृपांक देना। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। उसकी कम उपलब्धि का कारण पता लगाना चाहिए। अगर कारण पता चल जाएगा तो समस्या समाधान हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का प्रश्न यहाँ पे आ गया है, यानी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता कौन सी होती है। तो इनकी जो विशेषता होती है उपयुक्त सभी हैं, चाहे वो अधिक महत्वाकांक्षा की बात आती है, चाहे उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 110 से अधिक होती है, और वहीं पे विस्तृत शब्दकोश भी उनके अंतर्गत ग्रहण करने की क्षमता भी होती है। तो उपयुक्त डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बेरी जी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। बस यही है कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग भले हो सकता है, बट ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन पेपर में ज़रूर ही पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो कौन सा सही है, चलिए कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे थांडाइक के द्वारा ये सिद्धांत के प्रतिपादक किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। प्रयत्न या भूल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनके द्वारा 3 मुख्य नियम बताए गए थे और 5 अन्य गौड़ नियम बताए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए बढ़ चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका SOR ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या फिर रिस्पॉन्स कहते हैं, रेस्पॉन्स जिसको कहा जाता है। और ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम वुडवर्थ है, उन्हीं के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है। इसमें उद्दीपन अनुक्रिया के बीच जो संज्ञान का महत्व देना है वही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल वुडवर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सहस्वावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो सहस्वावस्था की मुख्य विशेषता जो नहीं है वो चिंतन प्रक्रिया बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि बच्चा जो है सहस्वावस्था में चिंतन नहीं कर पाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। बाकी सीखने की प्रक्रिया उसमें तीव्र होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, और अनुकरण के द्वारा वो सीखने की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण क्या होता है, जैसे कोई भी बड़ा आदमी कुछ बोलता है या कुछ करता है तो सेम बच्चा भी उसी प्रकार से वो करने की कोशिश करता है, उसी को अनुकरण कहा जाता है। अनुकरण वैसे बात करते हैं रियलिटी में, तो मैं कुछ कहूँ तो बालक भी उसी बात को रिपीटेशन करता है, तो वही अनुकरण होता है। बट वहाँ पे चिंतन वो नहीं करता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा गया था। तो डी सही होने के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, तो इस जिसको और अन्य नाम से किस नाम से, यानी और अन्य क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे निरीक्षणात्मक अधिगम उसको कहा जाता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला यहाँ पे है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है।
विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये बताइए। 96 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल स्किनर के द्वारा हो जाएगा, और स्किनर ने ही क्रिया प्रशोध के सिद्धांत को भी दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सीखने की गति धीमी होती है, बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 होता है, 80 से 90 होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ये सभी जो है पिछड़े बालक के लक्षण होते हैं, इस जो है उनमें सामान्य लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है। यहाँ पर भी बिल्कुल डी सही हो जाएगा। जैसे संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रशोध के अधिगम का सिद्धांत, या प्रबलन का सिद्धांत, ये सारे अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत पे आधारित हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। वैसे व्यवहार की बात चाहे जहाँ पर आए गई, तो ऑप्शन नंबर आपका एक मिनट हाँ, ये व्यवहार की बात चाहे जहाँ कहेगा तो स्किनर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न आपके है, इसमें पूछा गया है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है। राष्ट्रपिता के नाम से कौन मशहूर है, तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे बात करते हैं, इनको राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा किसने, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता पहली बार कहकर संबोधित किया था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जिसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को क्या कहा जाता है। तो वाइट पेपर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। वाइट पेपर सरकारी रिपोर्ट हो या प्रकाशन को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, जो चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम नील आर्मस्ट्रांग था। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, जिनका नाम था श्रीमाओ भंडारनायके। श्रीमाओ भंडारनायके, ये कहाँ की थी, श्रीलंका की थी। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इसी के साथ नेक्स्ट है, विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था। पहला ऑप्शन क्रिश्चियन बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ बात करते हैं कि कब किया गया था। तो ये जो किया गया था 3 दिसंबर 1967 को किया गया था, ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, पंचतंत्र के लेखक कौन। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। पे चलते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, 15 मार्च, 18 अक्टूबर, 1 मई, 25 नवंबर। चलिए फटाफट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे विश्व श्रमिक दिवस की बात किया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। और इसी के साथ 110 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। यहाँ पे हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, और ये अपने भारत के ही हॉकी के जादूगर के रूप में जिन्हें जाना जाता है उनका क्या नाम है। ये अभी कुछ समय पहले भी मशहूर रहे। तो फटाफट आप लोग आंसर बताइए। पीटी ऊषा को, कपिल देव को, मेजर ध्यानचंद्र को, और उनके नाम पर जो है एक स्टेडियम का नाम भी रख दिया गया है, जो हॉकी का स्टेडियम है। ठीक,
खेल का मैदान जो है उन्हीं के नाम पर रखा गया है। अगला है डी ऑप्शन क्लाइव लॉयड को। तो चलिए फटाफट आंसर बताइए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, इसमें महात्मा गांधी की समाधि स्थल जहाँ पे है उसको किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट, राजघाट, किसान घाट या फिर कर्मभूमि? चलिए फटाफट आंसर बता दीजिए। बात करते हैं महात्मा गांधी के समाधि स्थल की, तो उसको राजघाट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? राजघाट, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये जो है दिल्ली में यमुना नदी के किनारे तट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, डायट किस देश की सांसद का नाम है? जैसे अपने यहाँ सांसद जो पार्लियामेंट है उसको सांसद कहते हैं, तो किस देश में सांसद जो है उसको डायट कहा जाता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, जापान, जर्मनी या इटली। यहाँ पे जापान की सांसद को डायट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन थी? चलिए अभी हम लोग थोड़ी देर पहले यानी कि ऊपर के क्वेश्चनों में देखे कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन से व्यक्ति थे, तो वहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग थे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन थी? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फटाफट दे दें। और बात करते हैं, इनकी उम्र जो थी वो 26 साल की उम्र में इन्होंने जो है अंतरिक्ष पर पहला कदम रखा था। जो सन था 16 जून था, 16 जून 1963 में इन्होंने जो है अंतरिक्ष में अपनी पहली यात्रा की थी। और इनका नाम है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, वेलेंटीना तेरेस्कोवा इनका नाम है, याद रखिएगा। चलिए 114 नंबर का क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए फटाफट। यहाँ पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, ट्राम्बे या फिर बंगलुरु। ये तो सब इजी प्रश्न है, आप लोग को ये सब जुबान पर होना चाहिए। वे बिल्कुल तिरुवनंतपुरम में ही आपका ये अपना जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका शॉर्ट नेम CBI के रूप में हम लोग जानते हैं, अपने ये इंडिया का यानी भारत का ये गुप्तचर संस्था है। ये जो है इसकी संस्था मतलब ये कहाँ की संस्था है मैंने पहले ही बता दिया। देखिए यहाँ पे पूछा गया संस्था कहाँ की है, पाकिस्तान, ईरान, भारत, इजराइल, तो ये भारत की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापते रहिए फटाफट, थोड़ा तेज़ी के साथ करिए इसको। तो सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक के लेखक जो हैं वो दयानंद सरस्वती जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ है? पुणे में, अन्नामलाई में, जोधपुर में या फिर नई दिल्ली में? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, और इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम, चलिए बताइए फटाफट। तो ये 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और 1980 में इसे भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और फिल्म वित्त के द्वारा जो है इसका पुनर्गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और बात करते हैं, सवाक फिल्म पहली कौन थी भारत की? सवाक फिल्म की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाक फिल्म आपकी आरामाला थी, जो पहली बोलने वाली फिल्म थी। और पहली फिल्म जो थी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र थी, जो मूकवादी थी, मतलब बिना आवाज़ करने वाली फिल्म थी। ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन के आंसर यानी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पहला है विलियम शेक्सपियर है, J.K. रावलिंग है, जॉन कीट या फिर जॉर्ज इलियट। चलिए फटाफट आंसर बताते रहें आप लोग। तो 119 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल J.K. रावलिंग बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 120 क्वेश्चन नंबर आ गया है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है?
क्वेश्चन अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। ये गीत जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं उनका नाम है, यानी कि इस गीत को जिन्होंने गाया है उनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या नाम है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ प्रमुख दिवस दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका कौन से दिन में ये मनाए जाते हैं ये दिया गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख में मनाया जाता है? चलिए बताइए। अच्छा, पहले मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसी के साथ विश्व वानिकी दिवस किस तारीख में मनाया जाता है? 1 मिनट। हाँ चलिए ठीक है, सारे ऑप्शन भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी दूसरे से मिलान कर देंगे। विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। उसी के साथ साथ विश्व पर्यावास दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे चलिए मिलान कर लिए हम लोग। मिलान करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही बनता है। यानी कि ए का दूसरा और दूसरे का पहला, यहाँ पे देखिए डी दोनों मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि सारे क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे क्वेश्चन अगला है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? आंसर बताइए, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम जो है वो अष्टाध्यायी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है राम सेतु, जिसको आदम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? राम सेतु जिसको आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? चलिए कमेंट करिए फटाफट। तो इसकी शुरुआत जो है धनुकोणी से हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ये दक्षिण भारत जो तमिलनाडु में स्थित है एक स्थान है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे योजनाओं के बारे में लिखा गया है और नीचे जो है कूटी यानी कलानुक्रमित क्रम बताना है इसको, कि इसका क्रम कौन सा सही होगा। जैसे 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पे मतलब सेंटेंस लिखे गए हैं, इसका सही क्रम कौन सा है? तो 124 नंबर का सही क्रम की बात करते हैं तो ये सबसे पहले जो आया था ट्राइसेम आया था, यानी दूसरा पहले स्थान पे हो जाएगा। और उसके बाद फिर चौथा आया था RLEGP, ये दूसरे स्थान पे हो जाएगा। उसके साथ बाद तीसरा JRY जो है ये तीसरे स्थान पर, यानी तीसरे स्थान पर ये है ही। उसके साथ फिर चौथे स्थान पे पहला आया था। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन मिल रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कंफ्यूज का माफ़ कीजिए, यहाँ पे कौटिल्य का तात्पर्य चाणक्य से है, चाणक्य का ही नाम कौटिल्य था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनके द्वारा रचित पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है और यह राजनीति से संबंधित एक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसमें लिखा गया है कि विश्व ऑटिज्म जिसको आत्म विमोह कहा जाता है, चेतना दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 2 अप्रैल है, 3 अप्रैल है, 5 अप्रैल है, 1 अप्रैल है। तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे ये आपका लगातार मार्च अप्रैल मई तीनों 22 मार्च को ही ये मनाया जाता है। 1 मिनट पहले विश्व जल दिवस की बात करते हैं तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और अगला जो है 1 महीने बाद 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ साथ में 22 मई को भी कौन सा दिवस मनाया जाता है ये भी बताएंगे। चलिए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये आपके जो स्थित है
वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो जनवरी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के क्रम में इसका नाम बाद में बदलकर जो अन्य संगठन बना था वो संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया था 1945 में। क्लियर? चलिए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पे। यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा है? तो यूनाइटेड नेशंस शब्द जिसने गढ़ा है या जिसके द्वारा दिया गया है उनका नाम है रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर और जीएस के प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। अब अगला पोर्शन आपका रीजनिंग का आया है। रीजनिंग के ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्व करके हमारे आंसर से मिलान करिएगा, जो भी सही होगा देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे 131 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही है। और अगला क्रम आपको यहाँ पे लिखना है। अगला क्रम में कुछ करना नहीं है। यहाँ पहले वाले में +44 हुआ है, इससे इसके में जो हुआ है +55 हुआ है, इसमें इसके बाद इसके अगले वाले में +66 हुआ है। नेक्स्ट में हम लोग कर देंगे +67 कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। साथ साथ अगला है आपको विषम ढूंढना है। इसमें 1 मिनट, विषम तो ढूंढना है लेकिन जो संबंधित नहीं है वो ढूंढना है। जैसे यहाँ पे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और उसके बाद आयुर्वेद है। तो यहाँ पे कौन सा अलग है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो वेद की संख्या है वो 4 तो है ही, लेकिन आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। ऑप्शन जो चारों वेद हैं उनका नाम है यजुर्वेद, माफ़ कीजिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद कोई वेद नहीं है, इसलिए ये सबसे भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, एक कूटनीति भाषा में सिस्टम को इस टाइप से लिखा जाता है, तो यहाँ पे नॉर्म्स को किस टाइप में लिखेंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा। ये लिखेंगे, आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 34 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। उत्तर पूर्व दिशा में घड़ी की सुई होगी, इसको देखिएगा, बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे ये दिशा परीक्षण से है और इसका भी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ये दक्षिण पश्चिम आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आप कंप्यूटर से लिया गया है और इसके पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार यानी विकास किसने किया था? तो ये जो किया गया था J.S. किल्बी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, बाइनरी संख्या के तुल्य दशमलव संख्या क्या होती है? देखिए आप लोग बाइनरी संख्या से दशमलव संख्या में बदलना या दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या में बदलना तो जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो हम इसको एक वीडियो में क्लियर कर लेंगे कभी जब समय मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो पहला 10 सही हो जाएगा, जो दशमलव संख्या में बदल दिया जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि सूचना स्टोर हेतु सबसे छोटी भंडारण इकाई क्या होती है? बिट, बाइट, निबल, किलोबाइट। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, डगलस सी इंजलवर्ट ने माउस का आविष्कार कब किया था? देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। बात करते हैं माउस के आविष्कार किसने किया है। तो माउस का आविष्कार जो किए गए हैं किया है जिसने, उनका नाम है डगलस सी इंजलवर्ट। लेकिन आविष्कार किस सन में किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला 1964 में। दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया है, सही हो गया। क्लियर? यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो अलग अलग प्रिंटर की अपना अलग अलग क्षमता होता है, लेकिन यहाँ पे लाइन प्रिंटर की बात किया गया है। तो इसकी क्षमता छापने की जो है 1 मिनट में 200 से लेकर के 2000
वर्ड छापने की यानी चिन्ह को छापने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि ये कंप्यूटर के सारे प्रश्न आप लोग कवर कर लिए होंगे। अगला प्रश्न आपका जो आता है ये जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि का क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें पूछा गया है सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो प्रेरणा का अर्थ क्या होता है। चलिए बताइए, यानी कि कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है जो प्रेरणा का अर्थ बताए। तो ऑप्शन को देखिए, अब क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, ऑप्शन यहाँ पे है आपके स्क्रीन पर। पढ़िए ऑप्शन और बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो प्रेरणा का तात्पर्य है कि बच्चा या स्टूडेंट जो भी पढ़ने वाले हैं वो प्रेरित पढ़ाई के प्रति या किसी भी प्रति के तरफ कब होते हैं। तो यहाँ पे छात्र वह सक्रिय हैं, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। यानी कि कह सकते हैं कि जब बच्चा तत्परता के साथ प्रेरित होकर हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है और अपनी कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करता है, तो यही सबसे सटीक आंसर होगा, यही प्रेरणा का अर्थ होता है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, CBSE जो शिक्षार्थी होते हैं उनके लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की जो संतुष्टि करनी होती है, ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। अब इसमें थोड़ा लंबा ऑप्शन है, बड़े ऑप्शन हैं, इसलिए थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है, अन्यथा आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें व्यक्तिगत जो प्रतिस्पर्धा होती है उसके प्रति नकारात्मक संवेगात्मक जो प्रक्रिया होती है उससे उबरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है, यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है ये बताना है। उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में बताना है। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। पहले ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की जो प्रवृत्ति होती है यही आपकी उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है। यानी कि इसको मैं कर ही रहूँगा, यही आपकी अभिप्रेरणा जो होती है आंतरिक, यही सबसे अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक कौन सा है। यहाँ पे शीघ्रता सीखना ही सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल, जब विद्यार्थियों में बहुल उच्च अपेक्षाकृत रखने की इच्छा हो, यानी कि बालक में सीखने की इच्छा जागृत हो, तब ये सबसे अधिक माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें सहायता करती है। देखिए, जब बालक सामूहिक गतिविधि के साथ साथ सीखेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे या जुटाएंगे तो वो सामाजिकरण का जो है उनमें सहायकता या सहायक हो जाएगी सामाजिकरण के प्रति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, दो शब्द हैं यहाँ पे, एक भावना है एक प्रेरणा है। यह है लैटिन मूल से आए हुए हैं। किस लैटिन मूल से आए हैं? हलचल से, चाल से, क्षण से या फिर मूवर से। तो ये जो आए हैं मूवर से आए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मूवर से ही आपका प्रेरणा बना है, जिसको हम लोग मोटिवेशन कहते हैं या भावना कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवसाय की विशेषता कौन सी नहीं है। तो व्यवसाय की विशेषता कौन सी नहीं है, ये ऑप्शन ढूंढना है। इसमें चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पढ़े होंगे ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में आकर्षक परिश्रमिक के लिए प्रतिक्रियावाद को बढ़ावा देना ही आपका ये शामिल नहीं होता है इसमें व्यवसाय की विशेषता में। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया था। साथ साथ अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक यानी 36 से लेकर के 51 तक किससे संबंध रखता है? मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, प्रस्तावना से या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत से। चलिए ऑप्शन बताइए फटाफट कौन सा सही हो जाएगा। 149 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न यानी इस प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के रूप में किसे सबसे अधिक या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? आंसर आपके स्क्रीन पर यानी चारों ऑप्शन है। जैसे पहला धैर्य की ओर दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता या फिर पढ़ाने की उत्सुकता। तो चलिए बताइए फटाफट कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे सटीक और अच्छा आंसर जो बनेगा आपका ये बी ऑप्शन यानी शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता ही सबसे सही आंसर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को अभी तक अगर शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस से, तब तक के लिए धन्यवाद।